नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है दिनांक 26 अप्रैल 2023 और हम आ गए हैं द हिंदू एनालिसिस लेकर। आप सभी जानते हैं द हिंदू एनालिसिस के तहत हम उन टॉपिक्स को कवर करते हैं, संपादकीय वाले उन टॉपिक्स को देखते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं और जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल इंग्लिश की काफ़ी अच्छी हो जाती है। और आप सभी तो जानते ही हैं कि इंग्लिश भाषा जो है वो आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हों या फिर आप तैयारी करते हों प्राइवेट जॉब की, इंग्लिश तो हर एक जगह मायने रखती है। तो नो डाउट हमारे साथ आप सेशन में बने रहिए और बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड डिस्कशन होगा जिसके माध्यम से आप अपनी इंग्लिश को अच्छी कर पाएंगे और आपकी हिंदी भी उतनी ही धारा प्रवाह हो जाएगी। तो देखो, इंग्लिश और हिंदी का सही होना है ना, समुचित स्तर पर होना बहुत ही ज़रूरी है और यह सेशन जो है आपको दोनों भाषा में परिपूर्णता दिलाएगा। तो बिल्कुल सत्र में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और हाँ, यदि संभव हो तो एक नोटबुक और एक पेन अवश्य साथ में रख लें ताकि जो मैं वर्ड अगर नोट कराऊंगा तो आप उसे नोट कर लें। इस क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं क्या हमारे पास रेस्क्यू सर्विस है। देखो, पहले ना एक टॉपिक्स के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ आप लोगों को, फिर टॉपिक्स का हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। रेस्क्यू सर्विस जो है ना, ये सूडान में जो स्थिति है उसको लेकर है। जिस प्रकार से वहाँ स्थिति बनी है, संघर्ष का माहौल बना है, अब भारतीयों को निकालने की बात है, तो भारत की ओर से रेस्क्यू सर्विस है उसको लेकर चर्चा है, मिशन कावेरी को लेकर चर्चा है, पढ़ेंगे इसको, ठीक है। दूसरा है द एंड ऑफ ऑर्डिनरी पॉलिटिक्स। ऑर्डिनरी पॉलिटिक्स की जो समाप्ति एक तरह से, उसको लेकर चर्चा है, इसको हम देखेंगे। द राइट टू लिटिगेट, लिटिगेट करने का अधिकार, एंड संस्कृत एज ऑफिशियल लैंग्वेज, अम्बेडकर्स अमेंडमेंट, ठीक है। संस्कृत ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में है ना, राजभाषा के रूप में अम्बेडकर का जो अमेंडमेंट है ना, जो यहाँ पे कहा गया है। तो 4 टॉपिक्स हमारे पास हैं, ठीक है। तो देखो, हम 1 से 2 टॉपिक्स को पूरा वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस करते हैं, बाकी का मैं थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। लेकिन आप अगर 1-2 टॉपिक का तो मैं एनालिसिस करता ही हूँ डेफिनेटली, लेकिन बाकी टॉपिक को आप सेल्फ स्टडी भी करें, वो आपके लिए काफ़ी मायने रखता है। तो देखो, रेस्क्यू सर्विस को पढ़ते हैं क्या है। द सूडान इवैक्यूएशन हाईलाइट्स चैलेंजेज इंडिया फेसेस इन कॉन्फ्लिक्ट। देखो, सूडान में जो इवैक्यूएशन वाली पहले सबसे पहले ना एक बार थोड़ा ब्रीफ आइडिया ले लो, आखिर सूडान में हुआ क्या है अभी तक, ठीक है। आपको पता भी तो होना चाहिए ना, बस ये पढ़ने से क्या होगा, पहले आपको एक तरह से भूमिका पता होनी चाहिए, आखिर सूडान की स्थिति ऐसी आई क्यों है, तो वहाँ भारतीय गए रहते क्यों हैं, अब भारत के साथ रिश्ते कैसे हैं सूडान के। देखो, बात यहाँ पर यह है कि भारत सरकार ने अपने वहाँ मौजूद अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए पहलें की हैं, वहाँ लाने के लिए। अब देखो कि आखिर बताता हूँ, डिटेल में बताता हूँ क्या। देखो, सूडान के अभी वर्तमान में जो स्थिति है, मतलब भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी जारी है, ठीक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को घोषणा की कि सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए मिशन कावेरी जारी है, ऑपरेशन कावेरी जारी है। सूडान के बंदरगाह पर 500 भारतीय पहुंच चुके हैं और भी लोग रास्ते में हैं। हमारा जहाज और एयरक्राफ्ट उन्हें लाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब देखो, सूडान में जो है लगभग है ना, हर एक इलाकों में लगभग कुल मिलाकर 3000 भारतीय फंसे हुए हैं और इन लोगों में 100 से ज़्यादा कर्नाटक की हक्की पक्की जनजाति के बताए जा रहे हैं, ठीक है। ये जनजाति भारत में रहती थी, ठीक है। ये जनजाति भारत के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में खासकर जंगली क्षेत्रों में रहती है और ये जनजाति पक्षी पकड़ती है और पक्षी पकड़ने और शिकार करने का काम करती है एक तरह से, ठीक है। और इस जनजाति के लोग पहले चिड़िया पकड़ने का काम करते थे, लेकिन इस पर रोक लगने के बाद वे पाँव में दर्द, गैस आदि समस्याओं के लिए जड़ी बूटियाँ आदि और पेड़ पौधों से दवा तेल निकालने का काम करने लगे, ठीक है। और ये जो लोग हैं ना, ये अपना सामान अफ्रीका के देशों सिंगापुर और मलेशिया में बेचते हैं, ठीक है। ये जनजाति जो है, इन्हें क्या है, जो प्राकृतिक संपदा है उस पर जानकारी है उसको लेकर के, तो ये सब कलेक्शन करके और दर्द में या आदि समस्याओं में कुछ हल्के फल्के इलाजों में जो जड़ी बूटियां हैं इसे बाहर भेजते हैं, ठीक है। बाहर उसको सप्लाई करते हैं। मैंने देशों के नाम बताया आपको। देखो, दोनों देशों के बीच संबंध की बात करूँ, भारत और सूडान के बीच में, तो साल 2005 में सूडान में सरकार और विद्रोहियों के बीच एक शांति समझौता हुआ था। उस समय भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक दल के तहत भारतीय सेना भी वहां गई थी और 2011 में दक्षिणी सूडान अलग हो गया था। 2011 की बात है ये। सूडान की बात करो तो वहाँ से कई सारे लोग यहाँ पे मेडिकल सुविधा के लिए आते हैं,
ठीक है। और दूसरी बात कि वहाँ के लोगों में विश्वास है कि भारतीय मेडिकल साइंस में काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, मतलब जानकार हैं। सूडान में जो भारतीयों के एक तरह से देखना कि वहाँ आयुर्वेद बहुत फेमस है, और वहाँ के लोगों का भारतीयों पर विश्वास भी है, ठीक है ना। ये सब बातें हैं। सूडान में भारतीय अच्छी पैठ बनाए हुए हैं, वहाँ व्यापार भी चलता है। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थिति हो गई है, अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स और वहाँ की सेना आमने सामने है। संघर्ष में अब तक 400 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और लड़ाई 10 दिन से लगातार चल रही है, ठीक है। ये लड़ाई 15 अप्रैल को शुरू हुई थी। तो वहाँ पे रिसोर्सेज भी काफ़ी सारे हैं, तेल के, सोने के भंडार वहाँ पर हैं। तो कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है कि भाई दोनों जो पक्ष हैं जो लड़ रहे हैं आपस में संयम से काम ले, और वहाँ पे एक तरह से देखो, लड़ाई संघर्ष किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो किसी भी परिस्थिति में लड़ाई से, झगड़े से, झंझट से बचा जाना चाहिए, जो कि उपयुक्त लगता है, ठीक है। चलो अब हम अपने टॉपिक्स को देखते हैं। सूडान इवैक्यूएशन जो है, रेस्क्यू सर्विस क्या होता है? बचाव सेवा, ठीक है। आप साफ शब्दों में सुनो, बचाव, रेस्क्यू होता है बचाव। तो सूडान इवैक्यूएशन जो है, सूडान से लोगों को निकालने की जो भारत की स्थिति है, हाईलाइट्स चैलेंजेज इंडिया फेस इन कॉन्फ्लिक्ट। सूडान में से जो भारतीयों को निकाला जा रहा है, उसमें जो अड़चने आ रही हैं या फिर उसको जो भी समस्याएं निहित हैं उसमें उससे पता चलता है उन चुनौतियों के बारे में, उन चैलेंजेस के बारे में जो भारत इस संघर्ष में फेस कर रहा है, भारत इस संघर्ष में जिसका सामना कर पड़ रहा है भारत को, ठीक है। अब देखो वहाँ पे ऐसी विषम परिस्थिति है सूडान में, अब भारतीयों को लाना है तो चैलेंज तो आएगा ही ना, उसी की यहाँ पे चर्चा की गई है, ठीक है। एज इंडियाज ऑपरेशन कावेरी लॉन्च टू इवैक्यूएट इंडियंस स्टक इनसाइड वॉर टॉर्न सूडान इज अंडर वे। देखो भारत का ऑपरेशन कावेरी मैंने बताया भी आपको, जिसमें कि इंडियंस जो भारतीय जो कि सूडान में फंसे हुए हैं, है ना, युद्धग्रस्त, लड़ाईग्रस्त सूडान में फंसे हुए हैं, तो उनको लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चल ही रही है। गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, मेकिंग द मोस्ट ऑफ 72 आवर सीज फायर विंडो टू ब्रिंग आउट अबाउट 3000 सिविलियंस। सरकार जो है वो 72 घंटे का जो सीज फायर विंडो है, 72 घंटे का है ना, संघर्ष विराम की बात है ना, 72 घंटे का जो वहाँ हुआ है अभी, तो उसमें चाह रही है कि हम 3000 आदमियों को वहाँ से निकाल लें। ऑपरेशन विच इन्वॉल्व्स द इंडियन एयरफोर्स। अब इस ऑपरेशन कावेरी जो है, इसमें देखो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आगे जाके कि सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सी योजना, कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था? तो ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन कावेरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए भारतीय वायुसेना और इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना, ठीक है, तो दोनों के द्वारा, दोनों जो है मतलब दोनों से जो विदेश मंत्रालय कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो कोऑर्डिनेट कर रहा है, समन्वय कर रहा है। गिवन द हैवी फाइटिंग इन खार्तूम बिटवीन फोर्स लॉयल टू हेड ऑफ द रूलिंग काउंसिल जनरल अब्देल फताह अल बुरहान, हु ऑल्सो हेड्स द सूडानीज आर्म फोर्स। देखो वहाँ पे जो हैवी फाइटिंग जो हो रही है, ठीक है, तो किसके बीच हो रही है? तो जो एक फोर्स जो मतलब जो फोर्स के बीच में, जो कि लॉयल है, एक तरह से मतलब समर्पित है किसके प्रति? जो रूलिंग काउंसिल का हेड है, जनरल अब्देल फताह अल बुरहान, ठीक है, जो कि सूडानी जो आर्म्ड फोर्स है उसके भी हेड हैं। और ये लड़ाई और किसके बीच हो रही है? एक का नाम फोर्स है, मतलब फोर्स के बीच में, और उनके जो डेप्यूटी हैं, फॉर्मर डेप्यूटी है ना, जनरल मोहम्मद हेमेती, ठीक है ना, हमदन डागलो ऑफ द पार्लियामेंट्री ग्रुप आरएसएफ। मोस्ट सिविलियंस आर बीइंग ब्रॉट बाय रोड टू पोर्ट सूडान। देखो अधिकतर सिविलियंस को, ठीक है ना, मतलब पोर्ट तक लाने के लिए, सूडान के पोर्ट तक लाने के लिए रोड का यूज किया जा रहा है, सड़क मार्ग से ये सब लाए जा रहे हैं, ठीक है। पोर्ट से निकालने की जहाँ तक बात है, बंदरगाह से, पोर्ट बोलते हैं बंदरगाह को। अब पेरिलस जर्नी टू बी इवैक्यूएटेड बाय एयर एंड सी, ठीक है। और पेरिलस जर्नी, देखो कुछ वर्ड्स आपको नोट करने होते हैं। तो देखो रोड के हिसाब से, सड़क मार्ग से जिस प्रकार से लाया जा रहा है इन लोगों को, ठीक है, बिल्कुल खतरनाक यात्रा है, ठीक है, और इन लोगों को सड़क मार्ग से लाया जा रहा है, फिर इन्हें क्या किया जाएगा? बाय एयर
और सी, है ना, समुद्र के रास्ते, वायु मार्ग और जल मार्ग, दोनों के रास्ते नहीं निकाला जाएगा। इंडिया हैज़ बीन कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स विद अदर कंट्रीज। भारत दूसरे देशों के साथ अपने एफर्ट्स को, सहयोग को कोऑर्डिनेट कर रहा है, समन्वित कर रहा है। दैट हैव द मोस्ट सिविलियंस एंड रिसोर्सेज इन सूडान। और उन देशों के साथ भारत सहयोग कर रहा है ना, भारत आगे बढ़ रहा है जिनके ज़्यादा लोग और रिसोर्स सूडान में हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग अमेरिका है, जिसमें अमेरिका है, यूके है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, ठीक है। ऑन लॉजिस्टिक्स टाइमिंग्स, द इवैक्यूएशन ऑपरेशंस इवन यूजिंग सऊदी एंड फ्रेंच प्लेन्स, ठीक है। जहाँ तक इसमें सऊदी और फ्रेंच प्लेन का यूज करना भी शामिल है। एन रूट टू द कैरिबियन फॉर अ शेड्यूल्ड विजिट, देखो, एन रूट टू द कैरिबियन फॉर अ शेड्यूल्ड विजिट, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Also met with an UN Secretary General in New York to seek help। देखो एस जयशंकर जो है ना, भारत के जो विदेश मंत्री हैं, तो उनकी पहल इस प्रकार से आप देखो कि उनकी यात्रा कैरिबिया जाने की है ना, कैरिबियन जाने की उनकी यात्रा, अपनी यात्रा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मदद हेतु, है ना, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात की, है ना, कि भाई मदद हमें चाहिए, हमें सहायता चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने किससे मुलाकात की? यूएन सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की न्यूयॉर्क में। इट इज क्लियर दैट, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मिलिट्री पर्सोनल, ऑफिशियल और डिप्लोमेट्स, है ना, will have a difficult few days ahead given that even humanitarian workers and ambulances have been attacked। देखो, जो वहाँ पर मिलिट्री पर्सोनल है, सैन्यकर्मी है, पदाधिकारी हैं, डिप्लोमेट हैं, उनके लिए तो बिल्कुल कुछ दिन, जो आने वाले कुछ दिन हैं वो कठिन हैं, ठीक है। क्यों कठिन है? क्योंकि मुश्किल भरे इसलिए कुछ दिन है क्योंकि जो मानवीय कार्यकर्ता हैं या एम्बुलेंस पर भी हमला किया गया है। और दूसरी बात करूं कि जैसे कि यहाँ पर देखो, एम्बुलेंस पर अटैक किया गया, जो मानवीय जो सहायता कर्मी है उन पर अटैक किया गया है, तो डेफिनेटली ये एक चिंताजनक बात है। कम से कम स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाने वाले साधन पर हमला नहीं किया जाना चाहिए था। दे हैव नो डाउट बीन असिस्टेड बाय द cumulative experience of similar operations over the decades, beginning with the largest single civilian evacuation during the Gulf War in 1991। देखो, अब क्या है, गल्फ वॉर की बात याद होगी आप लोगों को, ठीक है। आपने अगर पढ़ा होगा, याद कहाँ से होगी, 1991 की बात है। फिर भी मतलब जो कुछ मतलब एक तरह से जिनका जो उस समय एक तरह से जानने में सक्षम थे, उन्हें ज्ञान का बोध हो गया था 1991 में, वे अगर वीडियो को सुन रहे होंगे तो उन्हें आइडिया लग गया होगा 1991 में गल्फ वॉर में क्या हुआ था। हालांकि जिनका जन्म 1991 के बाद भी हुआ है, अगर वो किताबों में पढ़े होंगे तो जानकारी तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से मिली ही होगी, ठीक है। तो 1991 में खाड़ी जो युद्ध हुआ था, तो उस समय जो था वो एक तरह सबसे बड़ा सफल, है ना, मतलब आप ये समझो कि सबसे बड़ा ऐसा सिंगल सिविलियन इवैक्यूएशन मतलब प्रोग्राम था वो जो चला था। तो इससे ये है कि बिल्कुल भारत का ये जो प्रोग्राम है इवैक्यूएशन का चल रहा है और भारत के पास अनुभव भी है। सूडान इवैक्यूएशन ब्रिंग्स वंस मोर इनटू फोकस द पर्टिकुलर चैलेंज दैट इंडिया फेस। देखो, सूडान इवैक्यूएशन में एक और चैलेंज आ रही है सामने जो भारत फेस कर रहा है, एक और चुनौती सामने आ रही है जो भारत फेस कर रहा है, ठीक है। दैट इंडिया फेसेज इन एनी कन्फ्लिक्ट, किसी भी कन्फ्लिक्ट में भारत जो चुनौती फेस करता है वो क्या है। विद अबाउट 14 मिलियन नॉन रेजिडेंट इंडियंस, 14 मिलियन NRI के साथ, और मोर देन 7 मिलियन टूरिस्ट, और 7 मिलियन टूरिस्ट और ट्रैवलर्स ईच ईयर, देयर इज प्रैक्टिकली नो कन्फ्लिक्ट टुडे दैट डज नॉट इफेक्ट एन इंडियन सिटीजन। देखो, भारत में 14 मिलियन NRI, भारत के 14 मिलियन NRI हैं, ठीक है, और 7 मिलियन टूरिस्ट हैं, ठीक है, 70 लाख तो और ट्रैवलर हैं, तो इस हर एक साल। तो ऐसी परिस्थिति में प्रैक्टिकली ऐसा कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं है जो कि भारत को प्रभावित नहीं करता हो, भारत के नागरिक को प्रभावित नहीं करता हो। दुनिया में कहीं भी घटना होगी तो भारत के जो भारत के नागरिक हैं वहाँ हैं, अगर भारत के नागरिक प्रभावित हुए तो भारत भी तो प्रभावित हुआ ही। वही बात यहाँ पे कही जा रही है
कि विश्व में कोई भी घटना होगी, भारत का अछूता रह पाना या उससे बचा रह पाना असंभव सा लगता है। गिवन दैट मैनी वर्क इन द मोस्ट डेंजरस एनवायरनमेंट, जैसे देखो कि अत्यधिक खतरनाक माहौल में, एग्जाम्पल्स बीइंग स्टूडेंट यूके, रेन, नर्सेज इन इराक और यमन और लेबरर्स इन लीबिया, सीरिया एंड लेबनान, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू हेल्प दोज विदाउट द मीन्स टू रिटर्न टू सेफ्टी ग्रेटर। देखो अधिकतर जो हैं वो मोस्ट डेंजरस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो भारत से जो संबंधित हैं, जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं यूके में हैं, या फिर इराक और यमन में नर्सें हैं, ठीक है, या फिर लीबिया, सीरिया और लेबनान में लेबरर्स, श्रमिक हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है सरकार की, उत्तरदायित्व हो जाती है कि इन्हें हेल्प करना, मदद करना, क्योंकि उनके पास जो रिटर्न के साधन तो है नहीं, ठीक है ना, सुरक्षित रिटर्न होने के साधन नहीं रह पाते हैं। तो भारत सरकार सही तरीके से, समुचित तरीके से उनकी मदद करे, ये इज ग्रेटेड, ये बहुत बड़ी बात होती है ना। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, अब देखो एक मानक ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड इवन पॉसिबली नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, एंड इवन पॉसिबली a special force to deal with such crisis as recommended by the Parliamentary Standing Committee for External Affairs in 2022। अब देखो यहाँ बहुत बड़ी बात कह दी गई है कि भाई देखो कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, और यहाँ तक कि अगर संभव हो ना, अगर भारत के लिए संभव हो, तो ऐसे संकटों से निपटने के लिए, सच क्राइसिस, ऐसे संकटों से निपटने के लिए स्पेशल फोर्स होना चाहिए भारत के पास। किसने कहा? एज रिकमेंडेड बाय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स इन 2022। ये जो विदेश मामलों के लिए जो संसदीय स्थायी है ना समिति है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी है, उसने रिकमेंड किया था, अनुशंसा की थी, है ना। कब किया था? 2022 में। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो विदेश मामलों के लिए थी, उसने कहा था भाई स्पेशल फोर्स होना चाहिए या एक ऐसा स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए ऐसे मामलों से निपटने के लिए, क्योंकि भारत तो अछूता रह नहीं पाएगा। विश्व में कुछ भी कहीं उठापटक होगा, उथल पुथल होगा, भारत अछूता रह नहीं पाएगा। तो हमें तो डील करना है, उसके लिए एक समर्पित फोर्स होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है? मस्ट बी कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट। अब यह है कि समय की मांग यही है कि सरकार उस पर विचार करे, जो इस कमेटी ने सुझाव दिया था, सरकार उस पर विचार करे, आगे देखे कि क्या हो सकता है। इट इज ऑल्सो एसेंशियल, यह भी आवश्यक है दैट सच क्राइसिस बी डिवॉइड ऑफ पॉलिटिकल ग्रैंड स्टैंडिंग और फिंगर पॉइंटिंग, कि ऐसे संकट जो है ना राजनीतिक भाविता, पॉलिटिकल ग्रैंड स्टैंडिंग या फिर फिंगर पॉइंटिंग, उंगली उठाने से रहित हो, है ना। कि अब मान लो इस पर कोई उंगली उठा रहा है देश में, या फिर उस पर कोई कुछ राजनीतिक आप भाविता बना रहे हो, उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड दैट अनसीनली पब्लिक स्पैट्स ओवर द इवैक्यूएशन और अननेसेसरी कंट्रोवर्सी ओवर गार्डनिंग डोमेस्टिक पॉलिटिकल माइलेज बी अवॉइडेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे कि पब्लिक स्पैट्स ओवर इवैक्यूएशन जो मतलब कि अपने नागरिकों को लाने का जो व्यवस्था है, जो बनता है कि मान लो अब निकासी पर, इवैक्यूएशन पर आप चाहोगे अनुचित, देखोगे अनुचित सार्वजनिक विवाद हो रहा है, ठीक है, पब्लिक स्पैट हो रहा है ना, मतलब अननेसेसरी, बेकार का, अनसिमली, है ना, पब्लिक स्पैट बेकार में, अनुचित विवाद पब्लिक में, या फिर अनावश्यक अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज, अनावश्यक विवाद हो रहा है, कंट्रोवर्सी हो रहा है, ठीक है, ओवर गैदरिंग डोमेस्टिक पॉलिटिकल माइलेज बी अवॉइडेड। अब घरेलू राजनीतिक लाभ लेने के लिए, ठीक है, इस पर अनावश्यक विवाद होगा, अनावश्यक टीका टिप्पणी होगी, तो ऐसी परिस्थिति में सभी को साथ मिलकर काम करना चाहिए। जब हमारे नागरिक बाहर फंसे हैं, उन्हें हमें लाना है, ठीक है, उस संबंध में हम जो एक्शन कर रहे हैं, जो हमने व्यवस्था की है या हम करने जा रहे हैं, उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए, उससे बचा जाना चाहिए, शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। इंडिया इज एडमायर्ड फॉर इट्स रेपुटेशन एंड एबिलिटी टू हार्नेस ऑल इट्स रिसोर्सेज इन रेस्क्यूइंग एवरी सिंगल सिटीजन इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। देखो भारत की प्रशंसा की जाती है, एडमायर्ड, प्रशंसा की जाती है,
क्यों? क्योंकि इसकी प्रतिष्ठा है, रेपुटेशन है और एबिलिटी है। भारत की अपनी प्रतिष्ठा और योग्यता को लेकर के प्रशंसा की जाती है। क्यों योग्यता है भाई? टू हार्नेस ऑल इट्स रिसोर्सेज। देखो भारत जो है विश्व के किसी भी कोने में प्रत्येक सिंगल नागरिक है ना, प्रत्येक नागरिक के लिए है ना, प्रत्येक नागरिक को बचाने के लिए भारत जो है अपनी पूरे संसाधनों को लगा देता है। ऑल इट्स रिसोर्सेज, पूरे संसाधनों को लगा देता है। और उसमें जो भारत की प्रतिष्ठा है और योग्यता है उसकी तो सराहना की ही जाती है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे बताया गया है कि भारत की जिस प्रकार सराहना की जाती है, तो हम व्यर्थ के विवाद में ना फंसें, व्यर्थ की चर्चाओं में ना फंसें और एक तरह से अपने काम को हम अंजाम दें और अपने नागरिकों को सुरक्षित हम लाएं। ठीक है, चाहे वो किसी भी कॉर्नर में ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, भारत ने उन्हें सफलतापूर्वक लाया है। ठीक है, एवरी टाइम दे आर नीड, और उन सभी समय में जब उन्हें आवश्यकता होती है, भारत के नागरिक जहाँ भी रहते हैं और जब कभी उन्हें ऐसी आवश्यकता हुई है कि भाई रेस्क्यू करना बहुत ज़रूरी हो गया है, तो भारत सरकार ने अविलंब सहायता की है। ठीक है, उसको यहाँ दर्शाया गया है, बताया गया है। दैट रेपुटेशन मस्ट रिमेन इंटैक्ट। अब देखो, जो रेपुटेशन हमने बना रखी है, जो प्रतिष्ठा भारत ने विश्व पटल पर बना रखी है, वो क्या है? वो दैट मस्ट रिमेन इंटैक्ट, वो बिल्कुल बरकरार रहनी चाहिए, वो बनी रहनी चाहिए, इंटैक्ट रहना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब देखो, इतनी मेहनत से भारत ने, इतनी मेहनत से जो प्रतिष्ठा हासिल की है, जो एक तरह से अपना परफॉर्मेंस दिया है, जो नागरिकों के प्रति अपनी एक तरह से कमिटमेंट को दर्शाया है कि हमारे नागरिक कहीं भी हैं तो सुरक्षित रहें, उन्हें हम सही से लाएंगे। ऑपरेशन भारत ने कई चलाई, सूडान में ऑपरेशन कावेरी चल रहा है, अपने नागरिकों को लाने के लिए भारत ऑपरेशन कावेरी चला रहा है सूडान में। ठीक है, हमने पड़ोसियों को भी जब आवश्यकता हुई है तो मदद दी है। तो जहाँ तक अपने नागरिकों को बचाने की बात है दूसरे देशों से, जब हमारे नागरिक विपरीत परिस्थिति में फंस जाते हैं तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, या फिर घरेलू राजनीतिक लाभ लेने के लिए टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए, अनुचित सार्वजनिक वाद विवाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान ही पहुंचाते हैं, न कि फायदा। तो इन सब से बचा जाना चाहिए। और जो भारत ने प्रतिष्ठा, इज्जत, शोहरत हासिल की है, ठीक है, अपने नागरिकों को बचाने में और एक तरह से उनके हित को देखने में, तो उसे बनाए रखा जाना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमारे पास ये था। ठीक है, भारत और सूडान के बीच संबंध को भी समझा कि भारत सूडान के बीच संबंध क्यों अहम है, क्यों मायने रखते हैं। और दूसरी बात कि भारत के लोग फंसे हैं तो भारत सरकार किस प्रकार से पहल कर रही है। ठीक है, अब जयशंकर अपने कहीं की यात्रा पर थे तो वो न्यूयॉर्क पहले रुके, वहाँ पे UN, ठीक है, तो वहाँ पे जनरल से बात की उन्होंने। ठीक है ना, तो उन्होंने वहाँ पे बात की और अपनी बातों को वहाँ पे रखा। ठीक है, तो एक तरह से यह भारतीय विदेश मंत्री के संकल्प को भी दर्शाता है कि UN के सेक्रेटरी जनरल से वो मिले। ठीक है, न्यूयॉर्क में रुके वो, अब कहीं की यात्रा जाने के क्रम में, अपनी यात्रा के क्रम में न्यूयॉर्क उनका रुकना हुआ और UN सेक्रेटरी जनरल से उन्होंने मुलाकात की और मदद को लेकर बात की। ठीक है, कि हमें हेल्प चाहिए सूडान में भारतीयों को निकालने में। तो ये सब बातें हैं, भारत सरकार बिल्कुल पूरी पहल कर रही है और हमारा भी दायित्व है कि हम उसमें एक तरह से सपोर्टिव, हमारा नेचर है, उसमें सहयोगात्मक दृष्टिकोण रहे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने चर्चा की भारत सूडान वर्तमान परिस्थिति और क्या क्या संभावनाएं हैं, कैसी परिस्थिति है वहाँ पर और नागरिकों को किस प्रकार से निकाला जा रहा है। आशा है कि समझ में आया होगा। अब देखिए, 4 टॉपिक्स होते हैं, 3 से 4 टॉपिक्स। आज में सभी टॉपिक्स तो पढ़ने वाले नहीं हैं, कुछ राजनीतिक भी हो सकते हैं, तो 2-3 तो आप पढ़ ही सकते हैं। एक टॉपिक तो मैंने वर्ड बाय वर्ड बता दिया आपको। ठीक है, रहे 2 टॉपिक, तो 1 से 2 टॉपिक आप सेल्फ स्टडी करें, उसे पढ़ें, समझें, समझने का प्रयास करें। और हाँ, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है, कोई सुझाव है, टिप्पणी है, तो हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें ताकि हम उससे अवगत हो सकें। तो कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई जानकारियों के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू।